नमस्ते दोस्तों, क्लस्टर ईआर रैमटेक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को उलझन में डाला है। पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और विज्ञान इसका क्या कहता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल का लिंक क्लस्टर ईआर रैमटेक। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। सदियों से लोग एक सिंपल से सवाल में उलझे हुए हैं। पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों से लेकर आम आदमी तक सबको उलझा के रखा है। हर कोई अपने तरीके से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता आया है। सवाल तो सिंपल सा है, लेकिन इसका जवाब बहुत कॉम्प्लेक्स है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, यहाँ तक कि धार्मिक विद्वान भी सबके अपने अपने विचार हैं। ये हमें करोड़ों साल पीछे ले जाता है, जब धरती पे जिंदगी की शुरुआत हुई थी। मुर्गी और अंडे का सवाल सिर्फ ब्रेकफास्ट का नहीं है। ये जिंदगी के बेसिक प्रिंसिपल्स और एवोल्यूशन के सीक्रेट्स से जुड़ा है। ये जिंदगी की शुरुआत के बारे में एक फिलोसॉफिकल पजल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी कैसे शुरू हुई। ये हमें कारण और परिणाम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हर काम का एक नतीजा होता है, और ये सवाल इसी प्रिंसिपल को चैलेंज करता है। ये हमसे पूछता है कि असल में मुर्गी होना क्या है। क्या पहले अंडा आया जिससे मुर्गी निकली, या पहले मुर्गी आई जिसने अंडा दिया? ये सवाल पुराने जमाने से चला आ रहा है। एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी और बाइबल में भी लोग बहुत पहले से ही इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। एरिस्टोटल, जो एक फेमस ग्रीक थिंकर थे, इसी सवाल से जूझते रहे। उन्होंने इस पर बहुत सोचा और अपने कंक्लूजन्स निकाले। आखिर में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुर्गी और अंडा दोनों हमेशा से रहे होंगे। उनके हिसाब से ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। लेकिन आज हमारे पास साइंस के ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम और डीपली जा सकते हैं और सही जवाब ढूंढ सकते हैं। मॉडर्न साइंस ने हमें नए तरीके दिए हैं, जो फॉसिल रिकॉर्ड्स और जिंदगी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में छुपा है। साइंस हमें इस सवाल के करीब ले जा रही है, और शायद एक दिन हम इसका सही जवाब जान पाएंगे। इस सदियों पुराने सवाल का जवाब जानने के लिए हमें साइंस, खासकर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की तरफ देखना होगा। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये स्टडी करता है कि कैसे धरती पे जिंदगी लाखों सालों में बदली है। ये हमें उन प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है जिनकी वजह से आज हमें इतने तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि स्पीसीज समय के साथ बदलती रहती है। ये बदलाव नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। सोचो, जानवरों का एक ग्रुप है जिनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ ज्यादा तेज भाग सकते हैं, कुछ ज्यादा स्ट्रांग हैं, या कुछ छुपने में अच्छे हैं। ये डिफरेंसेस चाहे कितने भी छोटे हों, उन्हें जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में एडवांटेज दे सकते हैं। ये एडवांटेजेस ट्रेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते जाते हैं और धीरे धीरे पूरी स्पीसीज में कॉमन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बिल्कुल नई स्पीसीज बना सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो और ग्रेजुअल होता है, जैसे नदी हजारों सालों में घाटी बनाती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे लाइफ ने धरती पे अपना अस्तित्व बनाए रखा है। ये हमें बताता है कि कैसे जीव जंतु अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं और चेंजिंग सिचुएशंस में खुद को कैसे ढालते हैं। फॉसिल्स और हिस्टोरिकल बायोलॉजी चार्ट्स हमें प्रूफ देते हैं कि लाइफ ने कितने अलग अलग रूप धारण किए हैं और कैसे ये रूप समय के साथ बदलते गए हैं। आज हम जो वैरायटी देखते हैं वो लाखों सालों के एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का रिजल्ट है। ये प्रोसेसेस हमें ये भी समझने में मदद करते हैं कि कैसे कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई और कुछ नई स्पीसीज आई। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जेनेटिक म्यूटेशंस। ये म्यूटेशंस ही हैं जो नई ट्रेट्स को जन्म देती हैं और स्पीसीज को बदलने में मदद करती हैं। नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में जो ट्रेट्स किसी स्पीसीज को सरवाइव करने में मदद करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशंस में चले जाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही डाइवर्सिटी स्पीसीज को चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करती है। कुछ जानवर तेज दौड़ सकते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ छुपने में माहिर होते हैं। ये ट्रेट्स उन्हें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। छुपने की एबिलिटी, कैमोफ्लेज, भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो जानवरों को प्रीडेटर्स से बचने में मदद करती है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस, चाहे कितने भी छोटे हों, उन्हें जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में एडवांटेज देते हैं। ये एडवांटेजेस ट्रेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते हैं और धीरे धीरे पूरी स्पीसीज में कॉमन हो जाते हैं। धीरे धीरे ये ट्रेट्स पूरी स्पीसीज में फैल जाते हैं और उन्हें बदलते एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बिल्कुल नई स्पीसीज बना सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो और ग्रेजुअल होता है, जैसे नदी हजारों सालों में घाटी बनाती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें यह समझने में मदद करता है कि लाइफ कैसे बदलती है और कैसे ये बदलाव हमें आज की दुनिया में देखने को मिलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जो हमें जिंदगी के सीक्रेट समझने में मदद करता है। एवोल्यूशन दो मेन मैकेनिज्म्स पर डिपेंड करता है, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन।
म्यूटेशंस किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में रैंडम चेंजेस होते हैं जो जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता है। ये चेंजेस फायदेमंद, नुकसानदेह या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मान लो आप एक लंबा टेक्स्ट मैसेज कॉपी कर रहे हैं। कभी कभी आपसे टाइपो हो जाता है। ज्यादातर टाइपोज अनइंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी एक टाइपो पूरे वर्ड या सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। इसी तरह म्यूटेशंस डीएनए कोड में टाइपोज की तरह होते हैं। ज्यादातर म्यूटेशंस का कोई असर नहीं होता या वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी एक म्यूटेशन किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने या बच्चे पैदा करने में एडवांटेज दे सकता है। यहीं पे नेचुरल सिलेक्शन शुरू होता है। नेचुरल सिलेक्शन एक फिल्टर की तरह काम करता है जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस वाले इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाता है। इन इंडिविजुअल्स के जिंदा रहने, बच्चे पैदा करने और अपने एडवांटेजेस ट्रेट्स अपनी ऑफस्प्रिंग को देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेक्शन 4, मुर्गियों से पहले की दुनिया, रेप्टाइल्स का उदय। ये वो समय था जब धरती पे बड़े बड़े जीव रहते थे। मुर्गी और अंडे वाली पजल को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब मुर्गियां थीं ही नहीं। सोचो, जब धरती पे सिर्फ रेप्टिल्स थे। करोड़ों साल पहले धरती पे रेप्टाइल्स का राज था। ये जीव हर जगह पाए जाते थे, जंगलों में, रेगिस्तानों में, समुद्र में। डायनासोर्स, जो रेप्टाइल्स का सबसे फेमस ग्रुप था, मेसोजोइक एरा में धरती पे छाए हुए थे। ये बड़े बड़े जीव हर साइज और शेप में पाए जाते थे। डायनासोर्स ही अकेले रेप्टाइल्स नहीं थे, उनके साथ और भी कई तरह के रेप्टाइल्स थे। पुराने क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और पीटेरोसॉर्स, जो उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे, भी थे। ये रेप्टाइल्स आज के रेप्टाइल्स की तरह अंडे देते थे। अंडे उनके बच्चों को मां के शरीर के बाहर डेवलप होने के लिए एक सेफ जगह देते थे। ये शुरुआती रेप्टाइल एग्स शायद लेदरी और पोरस होते थे, जैसे आज के कुछ रेप्टाइल्स, टर्टल्स और स्नेक्स के अंडे। इन्हें घोंसलों में रखा जाता था और सूरज की गर्मी से सेते थे। लाखों सालों में ये पुराने रेप्टाइल्स अलग अलग हुए और कई नई स्पीशीज बनी, जिनमें से कुछ डायनासोर्स बने। सेक्शन 5, प्रोटो एग्स, एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी। हम हार्ड शेल्ड एग्स को अक्सर बर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन असल में शेल्ड एग्स बर्ड्स के उड़ने से बहुत पहले ही इवॉल्व हो गए थे। फॉसिल एविडेंस बताता है कि शुरुआती रेप्टाइल्स, जो डायनासोर्स और बर्ड्स दोनों के एंसेस्टर्स थे, 300 मिलियन साल पहले हार्ड शेल्स वाले अंडे दे रहे थे। ये शुरुआती शेल्ड एग्स, जिन्हें एमनियोटिक एग्स कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी इनोवेशन थे। इन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया, जिससे रेप्टाइल्स ज्यादा ड्राई हैबिटेट्स में भी रह पाए। शेल ने स्ट्रक्चरल सपोर्ट और वेदर प्रोटेक्शन दी, जबकि अंडे के अंदर मेम्ब्रेन्स ने डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण और वेस्ट डिस्पोजल की सुविधा दी। एमनियोटिक एग का एवोल्यूशन धरती पर लाइफ के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इसने वर्टेब्रेट्स को रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड होने से फ्रीडम दी और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता खोला।